गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले भूमि पे कितने दबाव क्या दबाव है भारत में ये जानते हैं। कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। प्रति किसान औसत भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। जैसे 1971 में था ना, पर व्यक्ति 2.28 हेक्टेयर था, जो कि कम होकर 2015 में 1.08 मतलब 1971 में पर व्यक्ति जो था ना 2.28 हेक्टेयर था, जो कि घट गया अभी 2015 में 15 के डाटा के अनुसार 1.08 हो गया, जो कि लघु किसान बन गया है। लघु किसान ज़्यादा हो गया है भारत में। कृषि जोत का आकार न्यून हो गया है, न्यून तो छोटा हो गया है। 86% सीमांत और लघु किसान बचे हैं, जो 86% सीमांत और लघु किसान ये जो है। कृषि उत्पादकता कम हो गई है, किसानों की आय भी कम हो गई है। किस वजह से? जमीन के छोटे होने की, जिससे ग्रामीण गरीबी बढ़ गई है, आर्थिक असमानता भी बढ़ गई है, सामाजिक न्याय भी कम हो गया है। ठीक ना। सामाजिक न्याय कम होने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर अगर कृषि अच्छी नहीं हो रही, उत्पादकता अच्छी नहीं हो रही है तो इससे क्या होगा कि आय कम हो जाएगी किसानों की, और आय कम हो जाएगी किसानों की, इससे क्या होगा? सामाजिक न्याय उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार जो है देश में ग्रामीण गरीबी को कम करने, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने और सामाजिक न्याय को बढ़ाने के उद्देश्य से देश में भूमि सुधार की आवश्यकता को माना गया। भूमि सुधार में क्या है? ग्रामीण गरीबी को कम करना, सामाजिक न्याय को बढ़ाना और कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाना। इस प्रकार भूमि सुधार से अभिप्राय भूमि के पुनर्वितरण से होता है, जो सामाजिक न्याय में वृद्धि करता है और उपलब्ध भूमि के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देता है। मतलब कि कम जमीन पे अच्छा खासा उत्पादन हो सके, इसमें भी सुधार किया जाता है। भारत में भूमि सुधार को कृषि से जोड़कर देखा जाता है। अतः कृषि क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालिक संरचनात्मक भूमि सुधार कहा जाता है भूमि सुधार कहा जाता है। इसको इतने भागों में बांटा गया है, भागों में नहीं बांटा। देखिए, भारत में भूमि सुधार जो हुआ था आज़ादी से पहले, मतलब 1947 से पहले, अस्थायी बंदोबस्त लाया गया, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लाया गया, मुनरो के द्वारा लाया गया। महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून भी लाया गया था, जो आज़ादी से पहले था। इसके बाद आज़ादी के बाद को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो एलपीजी कानून से पहले और एलपीजी कानून के बाद, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के पहले और उसके बाद। तो पहले क्या हुआ था? पहले हुआ था जमींदारी उन्मूलन कानून, लगान का विनियमन कानून, काश्तकारी सुधार, काश्तकारों को सुधार कानून, काश्तकारों को स्थायित्व कानून और भूमि का संगठन में क्या क्या था? चकबंदी कानून, हथबंदी कानून, सहकारी कृषि और भूदान आंदोलन। इसके बाद एलपीजी कानून के बाद क्या हुआ? मतलब 1991 के बाद भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लाया गया, कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 लाया गया। काश्तकार में होते थे दखलकारी काश्तकार, उप काश्तकार और स्वैच्छिक काश्तकार। इस सबको आगे पढ़ेंगे भी, इसके बाद जानेंगे। भूस्वामी ए है और भूस्वामी दखलकारी भी है। लिखित अनुबंध हुआ है तो ये हो जाएगा दखल काश्तकारी, और उप काश्तकार जो होता है ये ABCD, मतलब DEFGH, ये उप काश्तकार हो गया। और मौखिक अनुबंध जैसे होगा ए भूमि किसी, मतलब भूस्वामी जिसका नाम ए है, वो सी को मौखिक अनुबंध पे दिया है, तो ये स्वैच्छिक काश्तकार हो गया। और जो लिखित देगा वो दखलकारी काश्तकार हो जाएगा। और जो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि ए भूस्वामी है जो अपना भूमि बी को दिया है लिखित करके, और ये जो लिखित भूस्वामी है ये DEFG को अलिखित, मतलब मौखिक दिया है। तो ये जितना भी ABCD हो गया, फिर बताते हैं। पहली बात, ये जो है भूस्वामी है, जो अपना अनुबंध लिखित दिया है बी को, तो ये हो जाएगा दखलकारी, मतलब बी जो है दखलकारी हो गया।
लेकिन वही बी जो है लिखित तो ले लिया है, लेकिन बी जो है ना वही जमीन को डी ई एफ जी को क्या दिया, मौखिक पे दिया, ये हो जाएगा उप काश्तकार। वहीं अगर ए डायरेक्ट किसी सी व्यक्ति को मौखिक रूप से दिया है अनुबंध, तो ये हो जाएगा स्वैच्छिक काश्तकार। खैर इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे। वे काश्तकार जिनका भूस्वामी के साथ लिखित अनुबंध है उसे दखलकारी काश्तकार कहा जाता है, और वे काश्तकार जिनका भूस्वामी के साथ मौखिक अनुबंध है उसे स्वैच्छिक काश्तकार कहा जाता है। वे काश्तकार जिनका दखलकारी काश्तकार के साथ दखलकारी जो बताते हैं ना ए ए जो है लिखित लिया है बी से, सॉरी ए बी जो है ना लिखित लिया है ए से जमीन, और ये जो है लिखित लेके डी ई एफ को और मौखिक पे दे दिया है, तो वो हो जाएगा उपकाश्तकार। वही है उपकाश्तकार। स्वैच्छिक काश्तकार और उपकाश्तकार को हमेशा बेदखली का डर रहता है। बेदखली मतलब कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि लिखित तो है नहीं कितने साल का है, और जो बी को दिया गया लिखित दिया गया जैसे 5 साल के दिया गया, तो 5 साल से पहले ए कभी उससे जमीन नहीं ले सकता है। वही है, वो लिखित में होता है। अलिखित में हो जाता है कि कभी भी लिया जा सकता है। भारत में सबसे अधिक 2/3 स्वैच्छिक और उपकाश्तकार हैं, क्योंकि यह और लिखित होता है। काश्तकारों में सुधार। सरकार द्वारा काश्तकारों को सुरक्षा देने के लिए काश्तकारों में सुरक्षा संबंधित कानून लेके आई। इस कानून के अंतर्गत उन काश्तकारों को सुरक्षा दिया जाता है जिनका अनुबंध जो है भूस्वामी के साथ लिखित में हो। उन मतलब जिसका लिखित हो उनको सुरक्षा दिया। केवल कानूनी प्रक्रिया से ही दखलकारी काश्तकार को, दखलकारी मतलब जिसका लिखित होगा, अनुबंध से पूर्व भूमि से बेदखल किया जा सकता है। यह केवल 3 आधार पर हो सकता है। या तो पहले समय पर लगान ना चुकाने पर, मतलब समय पर अगर लगान नहीं चुकाएगा लिखित वाला, तो उसको बेदखल किया जा सकता है। भूमि को बंजर बनाने का प्रयास। अगर कोई लिखित काश्तकार है जो भूमि को बंजर बनाने की प्रक्रिया में आ गया, मतलब ज़्यादा उर्वरक यूज कर जिससे भूमि बंजर हो जाएगी, तो उस हिसाब से भी लिखित का मतलब दखलकारी काश्तकार या लिखित जो अनुबंध लिया है उसको हटाया जा सकता है। या खुद काश्तकार के आधार पर, खुद काश्तकार के मतलब खुद काश्तकार भी चाहे तो वो छोड़ सकता है। यहाँ काश्तकार को भूस्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि का एक भाग भी दिया जा सकता है। यह कानून अधिक सफल नहीं रहा। यह कानून मतलब कि भूस्वामी के द्वारा कुछ जमीन दे दिया जाएगा वो काश्तकार को। अधिकांश अनुबंध मौखिक होते हैं। काश्तकारों में जागरूकता का अभाव होता है, या काश्तकारों में स्वेच्छा से बेदखल होने को तैयार रहते हैं। मतलब स्वेच्छा से बेदखल मतलब जो जमींदार होते हैं उसका डर से, उनसे डर लगता है कि अगर केस उसकी है तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है उसके साथ। वो डर से जो है ना, वो चाहता है कि चलो छोड़ ही देते हैं जमीन, क्या जमीन के पीछे पड़े। जो होते हैं जो अनुबंध पे लेते हैं जमीन। काश्तकारों की अस्थायित्व। सरकार द्वारा काश्तकारों को भूस्वामित्व देने के लिए काश्तकारों को अस्थायित्व संबंधित कानून लेकर आई। इसे राज्य का प्रतिकूल नियम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई काश्तकार जिनका भूस्वामी के साथ लिखित अनुबंध हो तथा वे एक ही भूमि पर 12 वर्ष या उससे अधिक समय से खेती कर रहा हो, जिसके साथ लिखित अनुबंध हो और 12 वर्ष या उससे अधिक का समय से खेती कर रहा हो, तो सरकार द्वारा उसे उस भूमि का भूस्वामी प्रदान कर दिया जाता है। इसके लिए देश के अनेक भागों में ऑपरेशन वर्गा चलाया गया। यह पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य में अत्यधिक सफल रहा, जबकि देश के अन्य भागों में यह अत्यधिक सफल नहीं रहा। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि अधिकांश अनुबंध मौखिक थे और काश्तकार स्वेच्छा से भूस्वामी के लिए राजी थे, भू त्याग देते थे, मतलब स्वेच्छा से, डर से। वही तो। पुनर्गठन। भूमि का पुनर्गठन। भारत में कृषि भूमि के संबंधित 2 महत्वपूर्ण समस्याएं ये है। कृषि भूमि या जोत। समस्या क्या है? कृषि जोत का उपविभाजन और कृषि जोत का उपखंडन। उपविभाजन में क्या होता है? जैसे कि 4 हेक्टेयर जमीन है, उसका डिवाइड किया, मतलब उसके 2 बेटे हुए तो दोनों को 2-2 हेक्टेयर मिल गया। फिर उनके भी 2 बेटे अगर हो जाएंगे तो 1-1 हेक्टेयर मिल जाएगा दोनों को। ये हो गया उपविभाजन। वहीं उपखंडन में क्या होता है कि जैसे मेरा ज़मीन एक यहाँ पे है 1 हेक्टेयर, एक यहाँ पे है 1 हेक्टेयर, फिर कहीं यहाँ पे है 2 हेक्टेयर। ये हो गया उपखंडन हो गया। जहाँ बिखरे हुए ज़मीन होते हैं, इसको उपखंडन। इससे क्या होगा कि मेरा कुछ श्रम यहाँ लगेगा, फिर वही कुछ श्रम यहाँ लगता है, फिर यहाँ, यही अगर एक साथ होता तो एक साथ टोटल हो जाता खेती, तो आसानी होती
लागत कम लगता, यही होता है उपखंड। ये 2 समस्याएं हैं भारत में। इसके लिए भी भारत सरकार कुछ ना कुछ की थी उस समय, लेकिन इसका कुछ ठीक नहीं कर पाए। उप विभाजन और उपखंडन की वजह भारत में प्रति किसान औसतन कृषि जोत की उपलब्धता में कमी। 1971 में 2.28 हेक्टेयर और 2015 में 1.08। भारत में सीमांत और लघु किसानों की संख्या लगभग 86% है। भारत में कृषि जोत के उप विभाजन और उपखंडन के कारण जनसंख्या का दबाव, इसका कारण क्या है? जनसंख्या का दबाव ही, जनसंख्या बढ़ जाती है क्योंकि सबका मतलब बेटा होता है तो उसका उसकी वजह से उसका हिस्सा लग जाता है। किसानों की ऋणग्रस्तता, किसान ऋणग्रस्तता के कारण अपनी जमीन को बेच देते। जैसे मान लिया जाए कि किसी किसान के पास यहाँ पे 4 हेक्टेयर जमीन, तो वो क्या करेगी? अपना 1 हेक्टेयर बेच देगी अपने ऋण को चुकाने के लिए। उत्तराधिकारी का नियम कि वही कि 2 बेटा आ गया तो 2 भाग में बढ़ जाता जमीन। संयुक्त परिवार का टूटना, अगर संयुक्त परिवार एक साथ है तो खेती भी एक साथ होगी। अगर ये जैसे संयुक्त परिवार है, ये टूटने लगा तो ये भी टूटने लगेगा, 4 भाग 5 भाग जैसे। बी औद्योगिकीकरण, बी औद्योगिकीकरण, इसके प्रभाव क्या होते हैं? उप विभाजन और उपखंडन कृषि उत्पादकता में कमी लाता है। ठीक, वाजिब है कि दूर दूर रहेगा तो कृषि उत्पादकता में कमी जरूर आएगा। कृषकों को आय में कमी, कृषि में प्रचंड बेरोजगारी में वृद्धि, सामाजिक न्याय में कमी, सामाजिक न्याय में कमी होगा। भेड़बंदी, मेड़बंदी, मेड़बंदी में भूमि का अपव्यय लगभग 10%। मेड़बंदी, मेड़बंदी वो जो जैसे ज़मीन होता है उसको वो घेरा जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, काटा-काटा जो होता है उससे जो घेरा जाता है उसको मेड़बंदी कहा जाता है। उससे अपव्यय अपव्यय होता है क्योंकि जहाँ जैसे कि मेरा ये ज़मीन है, जैसे ये ज़मीन है, इसको मेड़बंदी किया जाएगा तो वाजिब है कि खुद अपना ज़मीन थोड़ा-सा, अरे यार! खुद अपना ज़मीन थोड़ा-सा लेके तब अंदर से करेंगे क्योंकि किसी की ज़मीन पे थोड़ी ऐसे कर देंगे। अपना ज़मीन के अंदर लेना पड़ेगा तो उतना ज़मीन बर्बाद हो जाएगा ये घेरने के चक्कर में। वही है, अपव्यय हो जाएगा। इसका समाधान क्या निकाली सरकार? सरकार द्वारा इसका उपाय चकबंदी, चकबंदी कानून, हदबंदी कानून और सहकारी कृषि और भूदान आंदोलन। पहले जानते हैं चकबंदी कानून क्या होता है? चकबंदी कानून भूमि के उपखंडन या बिखरे हुए जोत की समस्या को दूर करता है। इस कानून के तहत किसानों से उसके बिखरे हुए जोत के स्थान पर एक ही स्थान पर कृषि भूमि का आवंटन कर किया जाता है। जैसे क्या होगा? जैसे मान लिया ये ज़मीन ए का है और ए का ज़मीन यहाँ भी है, ए का ज़मीन यहाँ भी है, यहाँ पे बी का ज़मीन है, यहाँ पे भी बी का ज़मीन है और यहाँ पे भी बी का ज़मीन है। सरकार क्या करती है? सरकार इसमें क्या करती है? चकबंदी कानून में सरकार का कहना यह है कि जैसे ये ए का ज़मीन है तो ए को ये टोटल बी का ज़मीन यहाँ मिल जाता तो ये पूरा बड़ा ज़मीन हो जाता। फिर यहाँ पे बी को ये ज़मीन दे दिया जाता, ठीक। या तो ये टोटल ज़मीन ए का है तो दूर दूर है, इसको पास लाने के लिए यहाँ किसी का ज़मीन अगर होगा तो वो ज़मीन इसको दे दिया जाएगा और एक ज़मीन उसको दे दिया जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे एक ज़मीन है, यहाँ पे एक ज़मीन है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक ज़मीन है, फिर यहाँ पे एक ज़मीन है, ठीक। उसके बाद बी का ज़मीन यहाँ है, बी का यहाँ है, बी का यहाँ है और बी का यहाँ है। ये तो सब टूट गया है। इसमें क्या करना चाहता सरकार? क्या की चकबंदी कानून के तहत सरकार बोली कि ये टोटल ज़मीन ए को दे दिया जाएगा ताकि वो खेती एक साथ कर सके। टोटल ए का हो गया और ये टोटल ज़मीन जो है बी को दे दिया जाएगा ताकि ये टोटल बी करेगा। इससे होगा ये कि कृषि में लागत कम लगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये जो बी है या ये ए है अपना ज़मीन छोड़ना ही नहीं चाहता है। इस वजह से ये उप विभाजन का समस्या दूर नहीं कर पाया। इससे देखिए लाभ क्या होता है? कृषि जोत के आकार में वृद्धि होती है, बिल्कुल ये आकार में वृद्धि हो रही है और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। एक साथ खेती करते उत्पादकता में वृद्धि होती है, कृषकों की आय में भी वृद्धि होती है इस वजह से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसकी बहुत सारी समस्या हो गई। भारत में चकबंदी कानून का लाभ केवल 4% किसानों को प्राप्त हो सका। इसकी असफलता का कारण क्या है? कृषकों के पास पर्याप्त भूमि रिकॉर्ड का अभाव। पहले तो पर्याप्त भूमि रिकॉर्ड नहीं था और बहुफसलीय भूमि के स्थान पर राज्य द्वारा एकल भूमि प्रदान करना। एकल भूमि
एकल भूमि प्रदान करना, बहुफसलीय, जहाँ पे किसी के पास मतलब ये ज़मीन है जहाँ पे सभी फसल उगाए जा सकते थे और उसके बगल में कोई ज़मीन है जो कि इसमें मात्र एक फसल ही उगाई जा सकते थे। कोई आदमी ऐसा चाहेगा कि मेरे पास बहुफसलीय ज़मीन को छोड़ के हम एकल फसलीय में जाएँ? यही था, बहुफसलीय ज़मीन के स्थान पे जो है ना राज्य द्वारा एकल भूमि भूमि प्रदान किया जाता था। कृषकों का भूमि के प्रति लगाव, जब वही लगाव कि अपना पुश्तैनी भूमि को छोड़ना क्यों चाहेगा? नहीं चाहता था। इसके बाद सरकार जो है हदबंदी कानून लाई। यह कानून के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति या परिवार को इकाई मानकर राज्य या व्यक्ति परिवार की इकाई मानकर भूमि की अधिकतम सीमा तय कर देती है तथा अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करके उसका पुनर्वितरण भूमिहीन काश्तकारों को कर दिया जाता है। इससे भूमि एससी एसटी को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि जैसे मान लिया ये ज़मीन है 5 हेक्टेयर आपका, लेकिन सरकार जो है एक व्यक्ति या एक परिवार की इकाई मान के बोल दिया गया एक परिवार के पास केवल 4 हेक्टेयर ज़मीन होगा, तो इसमें से 1 हेक्टेयर ज़मीन आपसे ले लिया जाएगा और किसी वैसे काश्तकार को दिया जाएगा जिसके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, उसे भूमि दे दिया जाएगा, उसे स्वयं की भूमि दे दिया जाएगा। मतलब आपका 1 हेक्टेयर खत्म हो जाएगा और आपको 4 हेक्टेयर मिल जाएगा। तो ये हदबंदी कानून लाया था। हदबंदी का लाभ ये होता है कि भूमि के पुनर्वितरण को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक न्याय में वृद्धि होती है। वाजिब है, जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन आ जाएगा तो वो अपना उत्पादन करेगा, उसको उसका भी आय में वृद्धि होगी। कृषकों द्वारा स्वयं की भूमि में अधिक सुधार के लिए प्रोत्साहित प्रोत्साहित विश्व बैंक के अनुसार कृषि जोत के आकार और कृषि उत्पादकता के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब वही कि ज़्यादा जमीन एक साथ अगर होगा, क्या लिखा हुआ है, कृषि जोत के आकार और कृषि उत्पादकता के बीच, कृषि उत्पादकता के आकार मतलब कृषि जोत का आकार अगर बढ़ेगा, कृषि उत्पादकता के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। क्या हो गया, कृषि जोत के आकार और उत्पादकता के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध। जैसे कि यूएस में प्रति व्यक्ति किसान इजराइल की तुलना में अधिक बड़े किसान जोत हैं, इसके बावजूद इजराइल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अमेरिका की तुलना में अत्यधिक है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक सीमा से अधिक कृषि जोत के आकार में कमी होने पर उसका कृषि उत्पादकता का साथ समानुपाती संबंध हो जाता है, अर्थात कृषि जोत का कम होना कृषि उत्पादकता में कमी करता है। मतलब कृषि जोत का कम होना, कृषि जोत जो है छोटा होगा तो उसकी उत्पादकता भी कम होने लगेगी। वही यही भारत में हदबंदी कानून अधिक सफल नहीं रहा। शुरुआत में हदबंदी में व्यक्ति को इकाई माना जिसमें भूमि के बेमानी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया। बाद में परिवार को इकाई माना गया, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। ये आप सुन रहे होंगे, जब आज़ादी के बाद जो है ना बहुत सारे आदमी जो है अपना ज़मीन किसी ना किसी के नाम पे लिखते गए। वही हदबंदी कानून के तहत ही ऐसा हुआ था, तो वो किसी व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे माना गया था ना इकाई को, तो एक व्यक्ति के पास इतना ज़मीन नहीं है, सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी ना किसी को, अपने परिवारजनों जिसके पास कम ज़मीन है, तो ये रूल काम ही नहीं कर पाए। मतलब जैसे एक व्यक्ति ए है, इसके पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है और इसी के परिवार में व्यक्ति बी है जिसके पास 3 हेक्टेयर ज़मीन, तो ये क्या करेगा, अपना 1 हेक्टेयर ज़मीन इसको दे दिया, इसके नाम पे कर दिया, तो हो गया चर्चा, सरकार का नियम पालन हो रहा है। और वही परिवार को अगर माना जाता तो फिर किसी को परिवार को भेज भी दिया जाता, तो मतलब ट्रांसफ़र कर भी दिया जाता था ज़मीन हस्तांतरण, तो नहीं कर पाता। लेकिन जब तक में सरकार ये काम की तब तक में बहुत देर हो चुकी थी। धार्मिक संस्थानों को हदबंदी कानून से बाहर रखा गया। बागवानी फसलों से संबंधित कृषि भूमि को हदबंदी के दायरे से बाहर रखा गया। अब सहकारी कृषि बन जानते हैं। जब किसान आपस में मिलकर स्वेच्छा से सहकारी संगठन बनाते हैं और सहकारी कानून के अंतर्गत उनका पंजीकरण करवाकर स्वेच्छा आपस में मिलकर खेती करते हैं। जैसे कि ये जमीन है टोटल, ये ए का है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये चारों मिलके चाहेंगे कि नहीं हम चारों मिलके एक साथ खेती करेंगे, तो मान लीजिए इसका 25% ज़मीन है, इसका 25% ज़मीन है, इसका 25% ज़मीन है, इसका 25, ये चारों मिलके पंजीकरण करवाएंगे। पंजीकरण करवा के स्वेच्छा से खेती करेंगे और जिसका जो प्रॉफिट होगा सबको बराबर बराबर भागों में मिल जाएगा। ये होता है सहकारी कृषि का लाभ। क्या होता है, कृषि जोत के आकार में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कृषि हो जाएगा जहाँ इतना बड़ा होना चाहिए। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग संभव होगा। संभव इसलिए होगा कि बहुत बड़ी ज़मीन होगी
तो वो आधुनिक यंत्र से, जैसे बहुत बड़े-बड़े वो जोत के लिए बहुत बड़े-बड़े ट्रैक्टर आते हैं, उससे जोत जोत किया जाएगा, जो बहुत जल्द, जहाँ पे 2 घंटा 5 घंटा लगता था वहाँ 1 घंटा में काम हो जाता है। बड़ा ज़मीन है तो, और बड़ा ज़मीन रहेगा तो बड़ा उपकरण से इसका यूज़ किया जाएगा इस बड़े खेत में। इससे फ़ायदा होता है कि कम रुपया में ज़्यादा कम लागत में ज़्यादा उत्पादकता होता है। कृषि में निवेश में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि निवेश में चारों करेंगे। कृषि अवसंरचना का विकास होगा। अवसंरचना का विकास होने का कारण वही कि अब जब चारों मिलकर इतने बड़े ज़मीन में करें तो सिंचाई का भी प्रबंध बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, कृषि की आय में वृद्धि हो जाएगी। सहकारी कृषि का लाभ भारत में लगभग 2% मतलब 2% किसान को ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार सहकारी कृषि भारत में अत्यधिक सफल नहीं रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि किसानों में नेतृत्व का अभाव था, पंजीकरण में विलम्ब, अफसरशाही में भ्रष्टाचार। अफसरशाही में भ्रष्टाचार का मतलब IAS IPS सब होते हैं, वह सही तरीके से जागरूक नहीं कर पाए किसी को, जागरूकता की कमी, वही बात। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था, जहां भूस्वामी को स्वेच्छा से भूमि दान के लिए प्रेरित किया गया। यह अधिकांशतः असफल रहा, क्योंकि दान में अधिकांशतः बंजर भूमि ही दी गई। आगे की राह मतलब सरकार आगे की राह क्या होगी? भारत में भूमि सुधार को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति रखना चाहिए तथा निम्न सुधार पर अधिक जोर देना चाहिए। पहली बात कि भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए, जो अभी फिलहाल हो भी रहा है। भूमि अधिग्रहण विवाद को समाप्त करना चाहिए। इसमें बहुत देरी लग जाती है। भूमि अधिग्रहण विवाद जो होता है कोर्ट में चलता है, 5 साल 10 साल चलता है, एक 25 साल चलता है। इससे बहुत दिक्कत होती है। हदबंदी कानून को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। सहकारी और अनुबंध कृषि को प्रभावी रूप से जोड़ दें। हमको पता है सहकारी कृषि बहुत बेहतर लग रहा है। अगर ये हर जगह हो तो बहुत आसान होगा, सभी को अनाज का मूल्य सही अच्छा मिल पाएगा। क्योंकि अगर सब सहकारी से करेंगे तो सारा मतलब मान लिया जाए एक पूरे गांव का एक खेत अगर सहकारी में जुड़ जाएगा तो सब एक साथ मिलकर अपने अपने अनाज का मूल्य निर्धारित करेंगे और उसी दाम पे अपने अनाज को बेचेंगे। तो जो खरीदने वाले होंगे उनकी मजबूरी हो जाएगी उतने में खरीदने, क्योंकि और कहीं से तो मिलने से रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 5वां क्या है? कृषि में मशीनरीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि में मशीनरीकरण का अर्थ है कृषि में जुताई से लेकर उत्पादक और फसल कटाई तक की प्रक्रिया में मानव श्रम के स्थान पर अत्यधिक मशीनों का उपयोग। भारत में कृषि में मशीनरीकरण का उपयोग केवल 40% है, जबकि विकसित देश में जैसे USA, पश्चिमी यूरोप में लगभग 97% यूज होता है मशीनरीकरण का। भारत में कृषि में मशीनरीकरण में कमी का कारण क्या है? मशीनों का खरीद लागत अधिक होना, लगभग 86% सीमांत और लघु किसान जो अत्यधिक गरीब हैं, मशीनों का रखरखाव लागत अधिक होना। तो सरकार इसके लिए कोई उपाय निकाली है। उपाय यह है कि सरकार द्वारा कई राज्यों में CHC कॉमन हायरिंग सेंटर को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे किसान को कृषि से संबंधित अत्याधुनिक तकनीक और मशीन का प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात उसे मशीन किराए पर दिया जाता है। सरकार द्वारा इसके लिए FARMS मोबाइल ऐप फार्म मशीनरी सॉल्यूशन, जहाँ किसान किराए पर मशीन ले सकती है। मतलब जितने भी प्रकार के मशीन होते हैं, ये जो ऐप है फार्म ऐप पे जाइए, जो मशीन लेना पहले उसका प्रशिक्षण मिलता है कॉमन हायरिंग सेंटर पे। इसके बाद प्रशिक्षण मिलने के बाद आप यहाँ पे जाइए, फिर जो भी आपको मशीन लेना है वो किराए पे मिलता है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सरकार के द्वारा किए गए सुधार हैं। अब डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड कार्यक्रम, भूमि का रिकॉर्ड जो है कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। 2008 में भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण किया गया था। कंक्लूसिव टाइटल, अंतिम प्रमाणन, स्वामित्व का वितरण मतलब किसान का विक्रय और बैंकों से उधार। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो अंतिम प्रमाणन मिलता है इससे जो है स्वामित्व मिलता है और किसान जो है विक्रय कर सकता है अपने जमीन को, या उस जमीन के बदले बैंकों से उधार आसानी से मिल जाता है। ये अंतिम प्रमाणन के तहत जो 2008 के रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण जब किया गया था तो उसमें किसानों को अंतिम प्रमाणन मिलता था। इस वजह से इस अंतिम प्रमाणन में ये सुविधा होती थी, किसान अपनी जमीन को कभी भी बेच सकती थी। और दूसरा इसमें ये
होता था कि आप बैंक से किसान कभी भी आसानी से ये कार्ड दिखा के उधार ले सकते थे। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में का प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था कि भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण कर इससे संबंधित भूस्वामी को अंतिम प्रमाणन कॉन्क्लूसिव टाइटल दिया जाए। पूर्व में 3 योजना का विलय, राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण और भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन किया गया। वर्ष 2020 में अंतिम प्रमाणन से संबंधित प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने के लिए सरकार द्वारा स्वामित्व योजना शुरू किया गया। सरकार द्वारा जो स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत जो था किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया जाता था। यह प्रॉपर्टी कार्ड जब वितरण किया जाता था, इसे यूपी कहाँ का क्या, यूपी में किया गया था, महाराष्ट्र में। प्रॉपर्टी कार्ड से आपको क्या होता था, जो भी किसान को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया जाता था, उससे किसान जो अपने भूमि को आसानी से विक्रय कर सकती थी और उस कार्ड से बैंक से आसानी से उधार लिया जा सकता था। इसका लाभ क्या था, वही जो बताया, भूमि का विक्रय करना आसान हो जाता था, क्योंकि ये कार्ड उसी को मिलता था जिसका सारा चीज क्लियर होता था, तब जाके सरकार उसको ये कार्ड देती थी, प्रॉपर्टी कार्ड। और बैंक या संस्थागत स्रोतों से उधार लेना आसान होता था, क्योंकि उसके पास कंफर्म होता था कि ये जमीन इसी का है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये सब उसके अंतर्गत लाया गया था, अधिग्रहण 2013 के अंतर्गत। अब है एपीएमसी की कमियां और चुनौती। पहले एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी। अब इसके एक वीडियो देखते हैं। कृत कृषी बाजार समितीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत संगणीकृत कृषी बाजार समितीची कार्यप्रणाली। सुरुवात करूया मुख्य द्वारापासून। शेतकरी आपले धान्य त्याच्या सोयीनुसार वाहनातून जवळच्या कृषी बाजार समितीमध्ये घेऊन येतो। मुख्य द्वारामध्ये त्याने आणलेल्या मालाची नोंदणी संगणीकृत प्रणालीद्वारे केली जाते। इस गेट पे जो है, जब चाहता है मतलब कोई किसान अनाज लेके, तो उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वो कितना अनाज लेके जा रहा है, ज्यामध्ये केले जाते। दलालाची नेमणूक कृषी बाजार समितीद्वारे आधीच केलेली असते। नोंदणीकृत माहितीची प्रत काढून गेट पासच्या स्वरूपात शेतकऱ्याला दिली जाते। मिळालेली गेट पास घेऊन शेतकरी आपल्या पसंतीच्या दलालाच्या दुकानामध्ये जातो। दलाल मालाचे लॉट पाडून मालाला शेडमध्ये ठेवतो। देखिए, जो किसान रामपाल है, इसका एक टोटल जो है लॉट नंबर 15 लिखा हुआ है। यहाँ पे सारा किसान अपना अनाज डालते हैं, ठीक ना, यहाँ पे अनाज डाला जाता है। आतापर्यंत आपण बघितले शेतकरी माल घेऊन कृषी। देखिए, एएमसी इन कार्ड मतलब एएमसी गेट में पास के यहाँ पे गेट पास मिलता है, फिर एजेंट के पास जाता है, जो अंदर में एजेंट होते हैं, वहाँ लॉट लगता है। लॉट नंबर जो था ना 15 नंबर, जैसे जैसे लॉट लगेगा, अब ई ट्रेड होगा या ई ऑडिशन होगा, या एक तरह से लॉटरी टाइप का होता है कि जो इसका जितना ज्यादा जो भाव देगा उसी को बेचा जाएगा। बाजार समितीमध्ये येतो, मुख्य द्वारावर माहिती सांगून गेट पास घेतो, दलालाकडे जातो आणि दलाल मालाचे लॉट पाडतो। यानंतर मालाची लिलाव प्रक्रिया सुरू होते। लिलावाचे प्रमुख 3 प्रकार आहेत। नीलामी, यहाँ पे नीलामी ई टेंडर, 3 प्रकार, ई ऑक्शन, ई ट्रेड आणि तिसरा ओपन किंवा ओटा ऑक्शन। प्रथम बघूया ई टेंडर। ई टेंडर ही प्रणाली संपूर्ण संगणकीकृत असून यामध्ये वेगवेगळे अधिकृत व्यापारी दलालाच्या शेडमध्ये असलेल्या मालाची पाहणी करतात व त्यावर असलेल्या लॉट क्रमांक आणि इतर माहिती ऑनलाईन पद्धतीने भरून सहभागी होतात। ऑनलाईन पद्धतीसाठी इंटरनेट असलेले मोबाईल, टॅबलेट, हँडहेल्ड टर्मिनल किंवा कम्प्युटरचा वापर केला जातो। एका ठराविक कालावधीपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू असते व त्यानंतर ती बंद होते। नंतर ह्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेतलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांची यादी डिस्प्ले बोर्डवर लागते व सर्वात जास्त भाव नमूद केलेल्या व्यापाऱ्याला माल दिला जातो। ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकरित्या पार पडत असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होते। आता बघूया दुसरी पद्धत, ई ऑक्शन। ही प्रणाली सुद्धा संपूर्ण संगणकीकृत पद्धतीने पार पडली जाते। यामध्ये वेगवेगळे अधिकृत व्यापारी दलालाच्या शेडमध्ये असलेल्या मालाची पाहणी करतात व त्यावर असलेल्या लॉट क्रमांक आणि इतर माहिती ऑनलाईन पद्धतीने भरून सहभागी होतात। ऑनलाईन पद्धतीसाठी इंटरनेट असलेले मोबाईल, टॅबलेट
वर बघू शकतो व त्यानुसार ये तीनों प्रक्रिया से भाव नीलामी मिळण्यास होता है, मदत सबका होते. टाइमिंग फिक्स होता है इतना बजे। ह्या प्रक्रिया व्यापाऱ्याला इसके बाद माल व्यापारी से मोजणी झालेल्या ये सारा सामान ले येथे लिया जाता है संपूर्ण माल मोजणी केल्या जाते. और फिर जाके मोजणी त्यानंतर पैसा व्यापाऱ्याकडून दे दिया जाता पैसे है घेऊन दलाली, और हमाली किसान व को पैसा इतर मिल शुल्क जाता है कापून इसके पास दिली जाते. इसके लिए फिर बिल, इसके लिए बिल भी मिलता है, जातात. कितना सामान आया, त्यानंतर कितना बाहेर बिका, जाण्यासाठी टोटल व्यापाऱ्याला है आणि ये शेतकऱ्याला टोटल बिल पास मिलेगा दिली जाते. और जितना पैसा मिला व्यापारी इसके त्याच्या बाद वाहनातून व्यापारी अपना संपूर्ण माल घेऊन व्यापारी वहाँ जातो पहुँचा रहता आणि है पहले से, शेतकरी व्यापारी वहाँ पहले से पहुँचा रहता है, अपना व्यापारी वो अनाज लिया चला गया। बाहेर जातो. इससे आसानी ये होती है कि ग्राहक को जो है ना व्यापारी को ढूंढना नहीं पड़ता और व्यापारी को अनाज ढूंढना नहीं पड़ता है। एएमसी लिए इसमें यह होता है कि एएमपीसी जो होता है इसके तहत जो है ना व्यापारी को अनाज ढूंढना नहीं पड़ता और जो किसान होते हैं उसको व्यापारी नहीं ढूंढना पड़ता है। ये एपीएमसी में ये सुविधा मिलती है। इसकी चुनौतियाँ क्या है? इसकी चुनौतियाँ है लाइसेंस प्रणाली इसका जटिल होता है और अपारदर्शी या पारदर्शी होती है। चुनौतियाँ या कमियाँ, प्रतिस्पर्धी का अभाव होता है, बहु लाइसेंसी प्रणाली इसमें होती थी, पहले होती थी, इसमें बहुशुल्क प्रणाली होती थी पहले, प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति नहीं, अनुबंध कृषि की अनुमति नहीं देता था, संविदा कृषि का अनुमति नहीं देता था, राज्य सुधार के लिए उत्सुक नहीं होते थे। इसमें एपीएमसी में सुधार, ये जब ये वीडियो देखें ना ये सुधार के बात है। सरकार द्वारा वर्ष 2003 में एपीएमसी में सुधार के लिए मॉडल एपीएमसी 2003 को लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कुशल कृषि विपणन का विकास, कृषि निर्यात और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, एपीएमसी में अवसंरचनात्मक विकास करना, किसान को एपीएमसी में उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होना जो होता है, क्योंकि व्यापारिक राय की बात होती है वहाँ पे एपीएमसी में। अधिनियम की विशेषता, बहु लाइसेंसी प्रणाली के स्थान पर एपीएमसी में पंजीकरण की व्यवस्था। जो आपको वीडियो में देखे थे ना कि सीधा गेट से अनाज का पंजीकरण हुआ और वो अंदर गया, फिर वहाँ बिका और व्यापारी लिया और आपको पैसा मिला किसान को। एपीएमसी में बहुशुल्क प्रणाली के स्थान पर एकल शुल्क को लागू करना, जो अब 2003 के बाद हो चुका है। एपीएमसी द्वारा प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दिया जाना, एपीएमसी द्वारा अनुबंध कृषि को अनुमति दिया जाना, विशेष उत्पादन मतलब शीघ्र खराब होने वाले की बिक्री के लिए एपीएमसी में विशेष व्यवस्था हो जिससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 अधिक सफल नहीं रहा। ये जो है एपीएमसी अधिक सफल नहीं रहा क्योंकि राज्य इसे लागू करने के लिए उत्सुक नहीं दिखे। वर्तमान में केवल 22 राज्यों में यह लागू है, केवल 22 राज्य में ये लागू है। फिर जो है एपीएमसी एक्ट 2017 लाया गया। वर्ष 2015 में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एपीएमसी में व्यापक सुधार के लिए सरकार द्वारा अशोक दलवई समिति का गठन किया गया। वर्ष 2016 में सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। समिति के सिफारिश पर सरकार द्वारा मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए वर्ष 2017 में एपीएमसी एक्ट 2017 लाई गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017 कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 लाया गया 2017 में। इसकी विशेषता क्या थी? यह कानून एपीएमसी में कृषि उत्पाद के साथ साथ पशु उत्पाद के विपणन की भी अनुमति देता है। बहु लाइसेंस के स्थान पर एकल लाइसेंस का प्रावधान करना, बहु लाइसेंस प्रणाली के स्थान पर एकल प्रशुल्क प्रणाली। बहु शुल्क का मतलब यह होता है कि जैसे किसान अपने खेत से सामान लोड किया तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट भाड़ा लगा ये शुल्क हो गया अलग, फिर वहाँ पे जो रखा गया भंडार में वहाँ का शुल्क लगेगा, फिर वहाँ से जो बेचा गया फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट शुल्क लगता है, बहुत सारा शुल्क। तो ये एपीएमसी में क्या हो, एकल शुल्क सीधा यहाँ से यहाँ तक का एक शुल्क लगेगा भैया। किसानों को प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति, संविदा कृषि को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया जाए। संविदा कृषि को किसानों को एपीएमसी में शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। देश में स्थापित लगभग 22,000 ग्रामीण हाट आरपीएम को विनियमन मंडी अर्थात एपीएमसी में परिवर्तित किया गया। यह पद्धति को बढ़ावा देगा
यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, बहुत सारे व्यापारी आएंगे, सब अपना अपना रेट फिक्स करेंगे, जिसका ज़्यादा हो किसान उसको बेचेगी। दूरी में भी कमी आएगी। सभी एपीएमसी मंडी को ई नाम से जोड़ा जाएगा, जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ई नाम पद्धति जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है। चलिए इसका भी एक वीडियो हम लोग देखते हैं। बाबूजी क्या सोच रहे हो? बस यही बेटा कि तुम शहर में नौकरी ढूंढ लो। अब ना तो अच्छी बारिश होती है और ना ही फसल का सही दाम मिलता है। अरे बाबूजी देखो, ताऊ सुबह तो बैलगाड़ी लेकर गए थे और अब नया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे धनीराम बात सुन, पर आज तुम ये अचानक से ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? किशोर भैया, ये सब कुछ मैंने पाया है केंद्र सरकार की ई नाम वेबसाइट की मदद से। ई नाम? हाँ, ई नाम। भाई तुम जब मंडी जाते हो तो तुम आड़ती से हाथ मिलाते हो, है ना, और फिर वही तुम्हारी आड़ती मतलब वही दलाल जो होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के गांव में महाजन वजन होता है उससे हाथ मिलाते हैं। ई नाम पद्धति में ऐसा कुछ नहीं होता है। फसल की बोली लगवाता है बिना फसल की गुणवत्ता जांचे, अपने हिसाब से, अपनी दर पर और अपने ही लोगों को बिकवाता है। उन्हें मिलता है ढेर सारा पैसा और तुम्हारे हाथ में आता है ठेंगा। पर जब मैं मंडी जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उस आड़ती से जो मेरी फसल की गुणवत्ता की पहले तो जांच करवाता है और फिर उसके आधार पर मेरी फसल की कीमत तय करता है और फिर आड़ती वही कीमत ई नाम पर चढ़ाता है और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसकी बोली लगवाता है। और हाँ, वो भी सिर्फ अपनी मंडी के खरीदारों में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के खरीदार मेरी फसल की बोली लगाते हैं। तो मुझे मिलती है अपनी फसल की अधिक से अधिक कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और वो भी मेरी नजर के सामने। और तो और मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। तो अब अगर अपनी फसल की सही कीमत पानी हो तो अपनी फसल बेचो ई नाम पर। तो एक बार फिर से सुन लो ई नाम के 5 फायदे। पहला, ई नाम है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, किसान को बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी फसल ज्यादा जगह बिक सकती है। तीसरा, ये पूरा तरीका एकदम पारदर्शी है और किसान हर चीज को खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है। चौथा, किसान को समय पर अपने पैसे मिलने की गारंटी। और पांचवा, कीमत फसल की गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। अरे वाह, अब तो हम भी अपनी फसल ई नाम के तो आज के लिए इनाम हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे खाद प्रसंस्करण की शुरुआत करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।